गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज फिर से हम लोग एक नया टॉपिक के साथ अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, इसमें जीएसटी, जीडीपी, जीएनपी क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले डेट लिख लेते हैं। आज हो गया 30/12/24। चलिए हम लोग सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। हम लोग इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, पहले यह जान लेते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। 1776 ईस्वी में सबसे पहले अर्थशास्त्र के परिभाषा को परिभाषित करने वाले जो व्यक्ति थे वो एडम स्मिथ थे। इन्हीं कारण से उन्हें अर्थशास्त्र के जनक या पिता कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक हम लोग जाने कि एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक तो देखिए अर्थशास्त्र में एक माइक्रो शब्द होता है, एक मिक्रो शब्द होता है, और दोनों का क्या मतलब होता है हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि माइक्रो किस लिए होता है, मिक्रो किस लिए होता है। ठीक है, बोलता है माइक्रो, एक शब्द होता है माइक्रो जो वर्ड होता है ये बड़े बड़े कंपनियों पर लागू होता है। जैसे बड़े बड़े जो भी कंपनी होगा, जैसे एलजी है ना, कोको कोला है ना, उसके बाद कह सकते हैं को जैसे कोई जीएसटी बड़ा सा काउंटर हो, ये सारे चीज़ जो हो सकता है इसको हम लोग माइक्रो में रखते हैं। बड़े बड़े कंपनी, इतना समझिए कि इस देश के किसी भी राज्य में बड़े बड़े कंपनियां जो होगी उस सब को, बड़े बड़े कंपनी को हम लोग माइक्रो में रखेंगे। किस में रखेंगे? माइक्रो सब में रखेंगे, माइक्रो में। ठीक है, ये देश लेवल पर होता है। ठीक है, बहुत सारे विदेशी कंपनियां भी हैं जो हमारे भारत में आकर के अपने औद्योगिक अर्थशास्त्र को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस माइक्रो में हम लोग बड़े बड़े कंपनी को शामिल करते हैं। क्या करते हैं? इसमें बड़ा बड़ा कंपनी होता है, इसमें बड़ा बड़ा कंपनी होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं देश लेवल पर, इसको हम लोग देश लेवल पर ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रो शब्द का मतलब होता है जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है उसमें जो भी जीएसटी, आप लोग जीएसटी का नाम सुना ही होगा। जो भी जीएसटी मतलब कि पे करते होंगे, तो बड़े बड़े कंपनी भी जीएसटी पे करते हैं, छोटे छोटे भी करती है। लेकिन खास तौर पर अगर हम लोग माइक्रो की बात करते हैं, बड़े बड़े कंपनी की बात करते हैं, तो देश लेवल पर होता है। ठीक, दूसरा में हम लोग मिक्रो की बात करते हैं। मिक्रो जो होता है छोटे छोटे कंपनियों पर लागू होता है। मिक्रो जो होता है छोटा कंपनी
इसमें शामिल होता है। क्या होता है? इसमें छोटा छोटा कंपनी भी शामिल होता है। साउंड आते हैं, ठीक है। जैसे छोटा छोटा कंपनी कोई भी राज्य में, राज्य लेवल पर इसको हम लोग लिख सकते हैं राज्य लेवल पर। इसको किस लेवल पर देखेंगे हम लोग? राज्य लेवल पर। राज्य में जैसे कोई कंपनी वंपनी होता है उस सबको हम लोग छोटा में रखेंगे। राज्य लेवल पे इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आएगा तो नोट कर सकते हैं आप लोग। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होइएगा। फिर इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक है, उनका एक पुस्तक है जो बराबर पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम्स में, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। उनका एक पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है उसका? वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। एडम स्मिथ का एक पुस्तक मुख्यतः पूछा जाता है ना। उन पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन है, ठीक है। एडम स्मिथ का एक पुस्तक है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो बराबर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उन पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कभी पूछ लिया जाता है। अगला टॉपिक को हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अर्थशास्त्र को देखिए, ये वेल्थ ऑफ नेशन जो है इसका लेखक भी कौन है? एडम स्मिथ ही इसका लेखक है। इसका लेखक समझिए एडम स्मिथ भी है। अब आगे की ओर बात करते हैं। अर्थशास्त्र को हम लोग धन का विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हम लोग हर एक टॉपिक के बारे में जानेंगे और उसके बारे में लिखते भी चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक। तो इतना तक आप लोग समझ गए। देखिए, धन का विज्ञान, धन एडम स्मिथ जो थे वो हमेशा धन की बात करते थे। वो सोचते थे कि इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो सारा धन जो है मानव के अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए
पूर्ति करने में सहायता प्रदान करता है। कौन? धन। और ये धन का बात सिर्फ एडम स्मिथ करते हैं, बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जो धन की बात करते हैं, कोई मानव कल्याण की बात करते हैं, कोई मानव के व्यवहार पर बात करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं धन। तो धन जो है मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक साधन है, ये एडम स्मिथ जी का कहना है ना। धन की अर्थशास्त्र में शब्दों है ना, सॉरी, अर्थशास्त्र में राष्ट्र के समुदायों को उजागर करता है। ठीक है, यहाँ तक समझे। देखिए, अर्थशास्त्र में धन से रिलेटेड जो भी अर्थशास्त्री बात करते हैं, सबसे पहले तो एडम स्मिथ जी ने ही किए थे। और इसके एडम स्मिथ जी का कहना था, ठीक है, कि धन ही एक ऐसा साधन है जिससे मानव अपनी इच्छाओं, अपनी आवश्यकताओं को इसके सहायता से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है धन मतलब पूंजी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एडम स्मिथ जी ने पूंजीवाद समुदाय को उजागर करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं टॉपिक को, है ना। एडम स्मिथ, ठीक है, पूंजीवाद समुदाय के सदस्य को है ना उजागर करते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र राष्ट्रों की धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज करता है ना। अर्थशास्त्र राष्ट्रों की धन की प्रकृति एवं कारणों को कारणों को खोज करता है। क्या करता है? खोज करता है। ठीक है, तो हम लोग जाने कि अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र राष्ट्र की धन की प्रकृति मतलब आप लोग हम पहले ही बता चुके कि धन की प्रकृति का मतलब इस पृथ्वी पर जितना भी कुछ साधन है वो मानव के उसको साधन को ही धन कहा गया। और ये धन जो होता है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं या श्रम करके हो, सब व्यक्ति श्रम करते हैं, सबका श्रम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई स्मार्ट वर्क करते हैं तो कोई हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन सबका मकसद होता है कि इनकम ही करना, आय ही कमाना। तो जो आय हम लोग इनकम जो करते हैं, आय जो हम लोग कमाते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे सीधा मतलब है कि हम लोग उसका उपयोग अपनी इच्छाओं को, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इनकम करते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रकृति और उसके कारण क्या है कि हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे उस पूंजी से। ठीक है, तो इतना हुआ, नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए आप लोग नोट कर लिए होइएगा, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र का कुछ क्षेत्र होता है। क्या होता है? अर्थशास्त्र का कुछ क्षेत्र होता है। तो हम उस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। पहले लिख लेते हैं, है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र, क्षेत्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम लोग उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है स्वामित्व के आधार पर। क्या होता है? स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर। तो हम लोग स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला निजी क्षेत्र होता है। क्या होता है? निजी क्षेत्र होता है। और दूसरा जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र होता है। सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। पहला जो होता है निजी क्षेत्र होता है, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र होता है। इसके डिफिनेशन का बात करें तो कोई ज्यादा खास नहीं, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। निजी मतलब पर्सनल, जब किसी का खुद का होता है तो हम लोग उसको निजी क्षेत्र कहते हैं, जिसमें किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता है, उसका स्वामित्व नहीं होता है, इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई विघ्न नहीं डाल सकता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग निजी क्षेत्र बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जो समाज के लिए हो, जिसमें सरकार की भूमिका होती है, ठीक है, सरकार का योगदान होता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सरकार का योगदान नहीं होता है, लेकिन इस क्षेत्र में सरकार का योगदान होता है, सार्वजनिक होता है, समाज के कल्याण के लिए होता है, वैसे क्षेत्र को हम लोग सामाजिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई दुकान हो गया तो आपको निजी क्षेत्र में आ जाएगा, या किसी भी प्रकार का दुकान हो तो निजी क्षेत्र में, कपड़ा दुकान है ना, किराना स्टोर, ये सारे निजी क्षेत्र में आ जाएगा। आपको सार्वजनिक क्षेत्र जो हो गया, विद्यालय, सरकारी भवन हो गया, ये सारे चीज आपको मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, ये दो तो हो गया, इसका डिफिनेशन भी आप समझ गए हैं, एग्जाम्पल भी समझ गए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र ये भी है, आर्थिक क्रिया के आधार पर हम लोग देखते हैं। विश्वामित्व के आधार पर देखे हैं, अब देखते हैं आर्थिक क्रिया के आधार पर। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम लोग पढ़ते थे। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम लोग अर्थशास्त्र को सबसे पहले देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या लिखे हैं? प्राथमिक, इंग्लिश वाले बोलेंगे इसको प्राइमरी क्षेत्र बोल, सॉरी प्राइमरी फील्ड या सेक्टर। ये अर्थशास्त्र है तो इसको फील्ड नहीं कर सकता, सेक्टर कहेंगे। तो यह प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। या इसको इंग्लिश में लिखना है आर्थिक क्रियाओं को के आधार पर, तो बेसिस ऑन द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑन द, सॉरी, बेसिस ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर के आधार पर हम देखिए, प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र उसको कहेंगे जिस पर मानव का कोई क्रिया नहीं काम कर सकता, करता हो, मानव का किसी भी तरह से योगदान न हो, वैसे क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं।
जैसे में कृषि, ठीक है। अब बताइए कृषि जो है, कृषि, तो हम लोग पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कृषि, ठीक है। अब बताइए कृषि में क्या मानव का किसी तरह से योगदान होता है क्या? मानव एक पौधे में सहायता करने के लिए खाद वगैरह उसको डालता है, बट उसमें उसका योगदान न के बराबर में ही माना जाएगा, क्योंकि अगर नेचर न चाहे तो किसी भी प्रकार के पौधों को उगा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर पशुपालन देखा जाए, खनन हो गया, है ना, इस सब को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। पशु पालेंगे तो क्या वो कौन सा मतलब कि बचा देगा, ये हमारे हाथ में तो होता नहीं है, ये नेचर पर ही डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी क्षेत्र में मनुष्य के किसी भी प्रकार का वश नहीं चलता है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग प्राइमरी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस क्षेत्र में मानव के कोई भी योगदान न हो, किसी भी प्रकार के योगदान न दिया गया हो, ज़्यादा न शामिल हो, वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी क्षेत्र कहेंगे। जैसे में हो गया कृषि, आप लिख सकते हैं कृषि हो गया। जैसे में पशु पालन हो गया, पशुपालन, पशुपालन, पशु पालेंगे तो उसका क्या मतलब स्थिति होगा। जैसे कुकुर पालेंगे, कुकुर, कुकुर कुकुर बोलते हैं। जैसे मुर्गा फार्म हो गया, भेड़ बकरी फार्म, ये सबको कुकुर फार्म में हम लोग डाल सकते हैं, है। जैसे हो गया खनन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया, उत्खनन हो गया, दोनों से बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आप खनन और उत्खनन क्या होता है। तो खनन उसको कहते हैं जब एक ही जगह हम लोग लंबा सुरंग खोदते हैं एकदम अंदर तक ले। जैसे में हमारे, आप लोग भी देखे हुएगा, सबके गाँव घर में होता है, सब आदमी देखे हुए होते हैं कि जैसे आप कल हलाते हुए देखे हुएगा, बोर्डिंग हलते हुए देखे हुए होगा, वो एक ही जगह लंबा सुरंग करता है, तो उसको हम लोग खनन कहेंगे। उत्खनन क्या होता है? तो हम लोग किसान है भाई, जानते हैं कि खेत में जब जाते हो कुदाल लेके भैया, तो क्या करते हैं, कुदाल उठाएं और जब खेत के आड़ी कोना बनाते बनाते आगे की ओर बढ़ गए, लगातार खनन करते करते आगे की ओर बढ़े, तो हम लोग उसको उत्खनन कहते हैं। ऐसा करते हैं कि आप लोग इससे यहाँ तक समझ गए होइएगा। तो ये आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। इससे आगे हम लोग अभी बच गया हुआ है ना, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, ये सारी चीज़ बच गया है। तो हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ठीक है, बाय।